नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज नमस्कार। पॉइंट में आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार है और मेरे साथ आप देख रहे हैं अनिमित्र चक्रवर्ती जी। बंगाल वॉलेंटियर्स, जिस संगठन का नाम इस देश के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ा हो, उसी को बंगाल में फिर दोबारा से रिवाइव करने में लगे हुए, उसको वापस उसके साथ जुड़े हुए हमारे साथ जो अनिमित्र चक्रवर्ती जी हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और बंगाल की राजनीति से लेकर सोशल लाइफ पर गहरी नजर रखते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, तमाम चीजों के बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व है और आज हम उनको पहली बार न्यूज पॉइंट में बुला रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिमित्रा जी। दरअसल अनिमित्रा जी, एक बड़ी चीज ये है कि हम जब बात कर रहे हैं उस वक्त चुनाव जो है लगभग अपने उस पर आ गया है, पूरे उरूज पर आ चुका, चुनाव आगे बढ़ रहा है। आप आज की डेट में बंगाल के चुनाव को कहां देख रहे हैं? बंगाल का चुनाव किस तरफ आपको दिख रहा है और इसके मायने क्या होंगे? इस बार का चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? इंपॉर्टेंस। धीरेन्द्र जी, मैं बोलूंगा, मैं कुछ वर्ड्स इंग्लिश में, क्योंकि मेरा हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं है। ओके, फॉर दैट रीजन आई जस्ट बेग योर पार्डन। ओके, देखिए 2000 इलेक्शन का जो इलेक्शन है, इट्स प्रूव्स दैट बंगाल इज एट अ क्रॉस रोड। ये एक हिस्टोरिकल जंक्चर पर बंगाल खड़ा है, क्योंकि अगर मुझे जो लग रहा है कि ये भाजपा और कोई हिंदू संगठन के संपर्क नहीं है। बंगाल इज विटनेसिंग एन असर्टिव हिंदुइज्म। बहुत सालों बाद, बहुत दशकों के बाद यहाँ का जो हिंदू जो माहौल है, हिंदू का जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, वो उभर रहा है। एंड दैट्स क्रिएटिंग द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम और चैलेंजेस टू द सेक्युलर लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल, और जो लेनी है जो उसका पिछले 80 बरस का, दैट्स गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट बैटल इन बंगाल फॉर द मोमेंट। एंड इफ आई नॉट रॉन्ग, अगले सदियों में भी और दशकों में भी यही बैटल बंगाल के खास परिचय बन जाएगा। जी, मैं समझ गया कि बंगाल इस समय एक ऐसे क्रॉस रोड पर है जहां एक हिंदू वर्ड जो है वो वापस आता हुआ दिख रहा है, उसकी राजनीति में केंद्र में आ रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि क्या ये बंगाल के लिए एक नया बंगाल, उसको जैसे ममता बनर्जी उसको चैलेंज के तौर पर दिखा रही है कि एक चैलेंज है क्योंकि वो फासिस्ट है और बंगाल की जमीन पर उनकी जरूरत नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई ये जो राजनीति है इसकी यहाँ जरूरत है या नहीं? और बंगाली में जो बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाती हुई दिखती हुई घुसपैठियों की जो भीड़ है, क्या वाकई वो मुद्दा है या नहीं आज की राजनीति में? देखिए, इसे एनालाइज करने के लिए कुछ इतिहास हमें समझना पड़ेगा। जी, बंगाल, वेस्ट बंगाल का जन्म हुआ था एक पार्टीशन से। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था, 46 से आज तक, और यह इस पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का जो हाल हुआ है, there has been more than 100 genocides in that part of Bengal. That is the eastern part of Bengal. जैसे आज जो बांग्लादेश है, जो ईस्ट पाकिस्तान था, ये कुल मिलाकर यहाँ की जो परिस्थिति है, तो यहाँ के जो हिंदू माइंडसेट है, अगर आप पिछले दशकों की बात करें, बहुत समय तक कि वो उभरना चाहते थे लेकिन उभर नहीं सके। But now the climate is such that the Hindu intelligentsia, Hindu political language is coming up in a full force. और जो फासिस्ट बता रहे हैं, जो ममता बनर्जी और जो कम्युनिस्ट अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल लिबरल समझते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बंगाल स्टिल दिस एट दिस मोमेंट टिल नाउ इज द मोस्ट पॉलिटिकली वायलेंट स्टेट इन इंडिया। 2026 का जो इलेक्शन होगा, वहां पे बहुत खून बहेंगे, देयर इज नो डाउट टू इट। बहुत जाने जाएंगे, बहुत बॉम्ब फेंके जाएंगे। हम लोग तो सुन रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस आएंगे, लेकिन पिछले इलेक्शंस में सेंट्रल फोर्स आए थे, लेकिन उस समय भी सेंट्रल फोर्सेस कुछ खास नहीं कर सके। मुझे पता नहीं है इस बार कुछ प्रोसीड्यूर्स चेंज किया हो रहा है या नहीं, लेकिन बंगाल इज इन अ वेरी टफ सिचुएशन। एंड और अगर ये देखा जाए कि अब जो सैफ्रन फोर्सेस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पा लिए, मैं नहीं बता रहा हूं कि बीजेपी इस बार सरकार में आएंगे या नहीं,
अगर भारतीय जनता पार्टी आकर 126 पर 130 पे रुक जाए, so that's going to be the fundamental change in Bengal, since not only politics, the economical perspective shall change a lot in this sector of India. क्योंकि आज तक जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है बंगाल का, जो लेफ्ट लेनिंग था, जो एंटी सेंटर था, वो एक लम्हा में बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल उस राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं जो आप ये मानते हैं कि वहां एक बदलाव होगा, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति इस राज्य को इस वक्त, वैसे तो 2011 में जब आई थी तो पूरे देश ने जिस तरह से उनका स्वागत किया था, हमको याद है बड़ा शानदार आर्टिकल्स लिखे गए थे पूरे देश में उसके लिए कि एक बड़ी जमीन की नेता आई हैं। लेकिन आज के डेट में अगर आप बाहर के और बंगाल दोनों के बीच का अगर अंतर एक स्पष्ट करें कि वो, आप ये समझिए बाहर ये माना जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण को शीर्ष पर पहुंचा चुकी है, एक सिस्टम को ऐसे खड़ा कर चुकी हैं जो इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस तरह का एक नैरेटिव आपको बाकी सब जगह पर मिलेगा अगर आप ओवरऑल सोशल मीडिया को स्कैन भी करते हैं। वहां सवाल कभी किसी का, मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस बंगाल की परिसर से बाहर निकलने के बाद हिंदुस्तान के एक भी आदमी को बंगाल के लिए कभी कोई इस तरह का शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते। सबको मालूम है कि ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जमीन है, ये विवेकानंद स्वामी की जमीन है, ये चैतन्य महाप्रभु की जमीन है, तो वो सब सम्मान से लेते हैं। लेकिन पहले लेफ्ट ने और अब ममता बनर्जी, अगर आप दिखेगा कि एक अजीब किस्म की पॉलिटिक्स है जो इस बात को साबित करने पर लगी रहती है कि यहाँ गुजराती आ रहे हैं, वो मांस मछली खिलाना बंद कर देंगे, ये सब चीजें। तो इससे पहले कभी आपने इस तरह का राजनीति में देखा था क्या? और या आप इतने लंबे समय से बंगाल को देखते हैं, क्या ये ममता बनर्जी की किसी नर्वसनेस का संकेत हो सकता है? क्या आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल पे जब जो पॉलिटिकल लैंग्वेज के बात जो कर रहे हैं हम हिंदू, इट्स अ रिएक्शन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग fascist and the communist attitude of the state administration for decades. There's no doubt to it. हम लोग अगर 2011 में भी मेरा पर्सनली कुछ शक था, I have some doubts, but now this 15 years the doubts have come to a mature level. ममता बनर्जी कभी सीपीएम के जो पॉलिटिक्स है उससे बाहर नहीं आ सके। The problem is that तृणमूल कांग्रेस का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। That's second problem. And the greater problem is that ये जो दो प्रॉब्लम्स है उसे ममता बनर्जी अपने पर्सनालिटी का और जैसे पर्सनल पॉलिटिक्स के ऊपर से ये कवर करना चाहे। That's the greatest problem. For the last 80 to 75 years, Bengal has witnessed lots of communal incidents. अगर आप लेफ्ट फ्रंट के समय भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड्स देखें, उस समय भी बहुत झड़प हुए थे, क्योंकि जो कम्युनल क्वेश्चंस है बंगाल में इस अनएंडिंग, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे हमें पता है, उसके एक रिएक्शन आ रहा है। और पिछली दफा जो बंगाल में हुआ था उस दफा सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कोई कुछ नहीं हिंदू के ऊपर बोला, हिंदू के पक्ष में बोला। And for that reason, the gap between these two types of politics, ये अगर ममता बनर्जी जो लेफ्ट के साथ ले और भारतीय जनता पार्टी और हिंदू तवा के जो पॉलिटिक्स में ले, वो बीच का जो गैप बढ़ता ही जा रहा है और आप 2026 में आकर एक कॉन्फ्रंटेशनल लेवल पे आ गया है। लेकिन जो कन्फ्रंट कर सकेंगे, क्योंकि बंगाल की खासियत है कि बंगाल भी ये कास्ट क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं रहता। कास्ट क्वेश्चन पर से नहीं चलते हैं। ये पर जो चलता है को द पावर जो अपोजिशन लीडरशिप दे सके, जो रास्ते में कूद सके, जो एडवेंचरस में जा सके, जो लड़ सके, जो खून बहा सके, वही पार्टी यहाँ पे सरकार में बनता है। जो कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट में यही किया था, लेफ्ट के खिलाफ तृणमूल में यही किया था। और अगर भारतीय जनता पार्टी जो कुछ अगर उसके कुछ शॉर्ट गिविंग्स है तो ये भारतीय जनता पार्टी हैज नॉट कम टू द स्ट्रीट्स बाय दिस मोमेंट। अगर स्ट्रीट्स पे चले आए, रास्ते पे चले आए,
अगर इलेक्शन के बाद ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 120 सीट पकड़ लिए, तो उसे चाहे भी ये ना चाहे, they shall have to come to the streets. And that moment, Bengal politics is going to achieve a new moment. आप वाकई बहुत बहुत गहरी चीजें बता रहे हैं दर्शकों के लिए। हिंदी बेल्ट के दर्शकों को यह समझने की जरूरत है कि बंगाल की राजनीति में ताकत बहुत मायने रखती रही। यहाँ जातिवाद का उस तरह का पॉलिटिकल जो गेम हम लोग साउथ में बहुत जबरदस्त तरीके से देखा, और नॉर्थ के राज्यों को तो इसलिए बदनाम ही किया जाता है कि वो जातिवाद के आधार पर चलते हैं, लेकिन बंगाल में वो नहीं दिखता है। लेकिन बंगाल में एक बात और दिखती है अनिमित्रा जी, वो जो बात है वो ये कि यहाँ भद्रलोक है जो लेफ्ट की लीनिंग के लिए इतना आगे चला जाता है, फिर बाद में उसने इसी पर कि नहीं बंगाल है और यहाँ एक बंगाल की ही पार्टी रहनी चाहिए, या बंगाल का एक स्पेसिफिकेशन उसको लेफ्ट में दिखता था कि ये बंगाल के नाम से पहचाना जाता है। फिर बाद में उन्होंने उसी तरह से ढूंढा कि नहीं ममता बनर्जी बंगाल का नाम हो गई है। वो हिंदू का जो पॉलिटिक्स है कि भाई हिंदुइज्म है, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उस पॉलिटिक्स में कुछ नई कमियां होंगी, लेकिन एक जो मुस्लिम तुष्टीकरण या बॉर्डर टाउन्स हैं जो आपने देखा होगा जहां डेमोग्राफी बदल रही है, मैं अगर आपसे पूछूंगा इसको, आप भी उसको थोड़ा सा दर्शकों को डिफाइन कीजिए कि वाकई आप ये मानते हैं कि वहां जिस तरह से डेमोग्राफी बदली है वो बंगाल के लिए, या बंगाल की सनातन कल्चर जो सहिष्णुता में यकीन रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। वरना तो ये सब एक डिवीजन के बाद यहाँ फिर दोबारा उनको जड़ जमाने का मौका नहीं मिलता कि एक डिवीजन 1946 में हुआ और फिर 1971 में हमने फिर वो एक आंधी देखी। तो आपको क्या लगता है कि इस राजनीति की अभी यहाँ कोई ये भद्रलोक के अंदर कोई पेनिट्रेशन है बीजेपी का, या भद्रलोक आज भी वहां खड़ा है कि नहीं हमको लेफ्ट, पहले लेफ्ट हमने रखा, अब हमको ममता चाहिए और बाकी का कोई भी जो जिसको यहाँ का जिसका कैरेक्टर बेसिक बंगाली का नहीं है, सेंट्रल राजनीति में उनको बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रहता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, भद्रलोक में भी काफी चेंजेस हुए हैं। भद्रलोक में भी एक सेक्शन आ रहा है, बहुत सा उभर रहा है, जो हिंदू पॉलिटिक्स पे यकीन रखता है। दे हैव अ प्रोफाउंड बिलीफ इन हिंदू पॉलिटिक्स एंड दे वांट टू मेक इट हैपन इन बंगाल एट दिस टाइम। क्योंकि अगर आप देखें धीरेन्द्र जी, अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व का जो फिलोसॉफी वो बंगाल से जन्मा था। उसका जो अनुशीलन युगांतर जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हिंदुत्व बेस्ड थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, सब बंगाल से हुए थे। The earliest philosophies of Hindutva that can be found in 1882 of आनंदमार्ग of बंकिम चैटर्जी। उसके बाद हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट आया था नगेंद्रनाथ बोस 1893 का। उसके बाद 1905 का जो बंगाल के विभाजन हुआ था, उस समय जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था टिल 1947। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्या के बाद I am saying with the profound conviction that he had been murdered. It was not a mere death. He was murdered. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या के बाद एक डिक्लाइन हुआ था हिंदुत्व पॉलिटिक्स पे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी जगह थे बंगाल पे, चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शंस में, पंचायत में के हिंदुत्व पार्टी जो थे उस समय, तो हिंदू महासभा, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था। लेकिन आज जो हो रहा है ये मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर, द मुस्लिम अपीसमेंट इन बंगाल हैज कम टू एन अलार्मिंग लेवल, देयर इज नो डाउट टू इट। नाउ वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ द फाइनल कोलैप्स। अगर ऐसा चलता रहेगा तो ये बंगाल इंडिया से अगर बाहर हो जाए, there is going to be the greatest challenge to the sovereignty of India too. And since Bengalis, मैं बंगाली हूँ और मैं इंडियन हूँ, बंगालित्व और भारतीयत्व में मुझे कोई फर्क नहीं समझता, कोई फर्क नहीं है। My predecessors had contributed themselves for the sake of the national freedom struggle, and we are their proud inheritors. तो मेरा सवाल है, मेरा देश का क्या होगा? So as far as the Bhadralok is concerned, we cannot take anything even in our dream that can challenge the sovereignty of India, and we can do anything for that to maintain the sovereignty of India. This is the perception of a good number of not to say that a large section of the Bhadralok Bengali Hindus at this moment.
जी, बहुत। और आपको क्या लगता है कि उन जिलों में जो हुआ, जैसे एसआईआर पर बहुत ज्यादा लोग जो है, मैं देख रहा हूं दिल्ली से बैठा हुआ जो इकोसिस्टम है, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से एसआईआर को लेकर बहुत आक्रामक है। उसको लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा मुस्लिम वोटों को जान जान के काटा गया, जबकि ऐसा होता तो बाकी सब पर भी होता। ये तो तमाम लोग वो हैं जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में अपने कागज नहीं दे पाए, उनके लिए फिर मौका है। लेकिन क्या हम चार वो या जो जो बॉर्डर टाउन्स हैं उनकी डेमोग्राफी के बदलाव को बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वो जो बदलाव दिख रहा है वहां जो डेमोग्राफी में, क्या वो टीएफआर यानी नेचुरल ग्रोथ दिख रही है, या आपको भी लगता है जैसा अक्सर ये बीजेपी ने भी आरोप लगाया और बहुत सारे लोग, यहां तक कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो भी उसको अलार्मिंग बताती है, उसको चिंताजनक बताती है? आपको क्या लगता है कि वो वाकई खतरा है और उसको उसका देखिए मुझे रिएक्शन? ये हाँ, देखिए मुझे ये जी जी। पता नहीं है कि भाजपा के पास क्या डॉक्यूमेंट्स है और इंटेलिजेंस के पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि मैं इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ बांग्लादेश में काफी दिनों काम किया है। एंड अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये सिलसिला शुरू हुआ था 1981 से। 1981 से 1991 तक 3 bordering districts, the North Dinajpur, the Malda and Murshidabad, witnessed a radical change in demography. इसके उस ऊपर में बहुत सारी रिसर्च पेपर्स भी सब तैयार किया गया था। It had been submitted to the central government successively, either to the Congress, to the United government, even the Vajpayee government, and to the Modi era also. But लेकिन अगर मेरा आप मान, if you want my personal opinion is that मुझे लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। एसआईआर का अगर आपको सीधा ठीक तरह से करना है तो यू शुड हैव टू डिप्लॉय द मिलिट्री फॉर दैट। ये सिविलियन से एसआईआर नहीं होगा। You should have to bring out the military from the barracks, deploy in the states, then you can do the perfect SIR. That's my reality and my personal opinion. जो मैंने देखा मेरे एक्सपीरियंस। मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, अनिमित्रा जी जिन्होंने काम किया हुआ है इस पर, उनके रिसर्च पेपर हैं बॉर्डर टाउन पे, वो जो कह रहे हैं बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिलिट्री के बिना नहीं हो सकता एसआईआर। क्या आप इसको दर्शकों को थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकेंगे अनिमित्रा जी? ऐसा आप कहने का आपका जो आशय है, जो उसका अर्थ है वो क्या है? जी देखिए, बंगाल इज येट टू गेट आउट ऑफ द पार्टीशंस फॉल आउट। पार्टीशन 47 हुआ था, वो उसका जो फॉल आउट या कॉन्सिक्वेंस है वो अभी भी इंडिया बंगाल पे है। अगर आप बंगाल के शहरों को देखें, सिर्फ कलकत्ता को देखें, कलकत्ता इज कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बट यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम क्वार्टर सीधा ऐसे भाग है। ओके, इस तरफ हिंदू है, मुस्लिम रहते हैं, इस तरफ हिंदू। ओके, देयर इज नो मिक्स्ड पॉपुलेशन इन द सिटी एंड दिस हैज बीन द हेरिटेज फ्रॉम द 1946। तो यहाँ पे तो कलकत्ता में जो दिख रहा है पूरा बंगाल में अब दिख जाएगा। बंगाल पे अभी कभी आप यू कैन नेवर फाइंड एनी मिक्स्ड एरिया इन बंगाल, नो नॉट मिक्स्ड एरिया। अगर मुस्लिम्स मेजोरिटी है तो हिंदू बहुत माइनस्क्यूल माइनॉरिटी है, अगर हिंदूज मेजोरिटी है तो मुस्लिम माइनस्क्यूल है। ये 50-50, 50-45 ये बंगाल की चित्र नहीं। क्यों चित्र नहीं है? सिंस देयर हैज बीन इररिपरेबल डैमेज इन बंगाल साइकी फॉर द लास्ट 80 इयर्स। और जो बांग्लादेश पे हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, ये जब भी होता है और अगर यहाँ पे मीडिया ना भी दिखाए, तब फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन कैलकाटा, if there is some problem in Khulna or Jasor, my phone will ring in the next 3 minutes. वहां पे कोई मुझे आज तो सोशल मीडिया है, आपका व्हाट्सएप के वीडियो दे सकते हैं, लेकिन जब वीडियो नहीं था उस समय भी 2010-9 में मेरा फोन रिंग करता था उस समय। तो वी कैन ऑल्सो रियलाइज व्हाट द रियलिटी इज। तो मुझे अगर एक बार बताया था कुछ भाजपा की एक इंटेलेक्चुअल्स के बीच में हो रहा था, मुझे बताया जनमित था क्या करना चाहिए, यू शुड डिप्लॉय द मिलिट्री फॉर दैट। अगर मिलिट्री ना हो तो कैसे आप कैसा यह समझेंगे? कैसे? क्योंकि मेरा तो आशा था कि इस बार होगा कि पुलिस कॉम्बैट फोर्स आएगा, मिलिट्री की एक बड़ा चंक आएगा ऐसा ही करने के लिए, लेकिन मैं तो कुछ हताश ही हुआ। वही एक ही सवाल, कुछ बीएलओ आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। Yes, it's not going to solve any problem in Bengal.
I can state date in a blank stamp paper. You can put the date at any moment. This is not going to solve the problem of Bengal. The problem is extreme, so you should have to make some extreme medicines for that. अगर आपका जो disease बहुत extreme है, उस पर harsh medicine देना पड़ेगा. The disease is extreme, so you should have to put the extreme medicine. That's all. इसे फैसिस्ट बोले, नाजी बोले, स्टालिनिस्ट बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. Which is necessary for my country, now I will do it for that. That's all. आपने जो बात कही बहुत ही इंटरेस्टिंग है दर्शकों, क्योंकि जो बीमारी है वो इतने बड़ी गहराई तक पहुंची हुई है कि उसको एक छोटी मोटी दवाइयों से या सर्जरी से छोटी मोटी से दूर नहीं किया जा सकता. ये बात जो वो कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मिक्स आबादी नहीं मिल रही है. ये बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही. मैं फिर कह रहा हूं कि अनी मित्रा जी की जो गहराई है वो इस समाज को बहुत गहरे से समझती है. वो सिर्फ एक शैलो बातें नहीं कर रहे हैं जो हम लोग पत्रकारों में होता है कि हम लोग जो पॉलिटिकल आइडिया में सब चीजों को ले जाते. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, उनकी बात को मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं उधर गया था ये देखने जहां लिचुआ बागान, शायद लिचुआ बागान, जहां 2000 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया था 1946 की द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स. उसको क्या कहते हैं, कैलकाटा किलिंग, और ग्रेट क्यों कहते हैं या क्या कहते हैं वो अलग जाने लोग. जी, डायरेक्ट एक्शन डे, जिनको याद होगा 16 अगस्त 1946. मैं आज उस हिस्से को देखने गया तो मैं जब जा रहा था तो मुझे दो चीज जब मैंने वहां लोकल से पूछी तो उन्होंने कहा नहीं ये बॉर्डर है. तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये कौन सा बॉर्डर है. कहने लगे कि नहीं, इसके आगे उधर मुस्लिम्स हैं, इस तरफ हिंदू हैं. तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि यार अगर मिक्स पॉपुलेशन है तो कोई भी घर होंगे. दिल्ली में अभी भी हुआ, हालांकि उनमें झगड़े हो रहे और अलग चीज हो सकती है, लेकिन वो हैं तो साथ में, रहते तो साथ में है. लेकिन बंगाल में तो ऐसा नहीं है जो उन्होंने अभी बताया. इसीलिए जो SIR हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ममता बनर्जी का प्रेशर काम कर रहा है. ममता बनर्जी से इसका मतलब है कि ममता दीदी के सामने सरकार पूरा खुल के नहीं खड़ी हो रही है, क्योंकि 32 लाख नाम अगर क्लियर हो गए हैं तो इसका मतलब उसमें भी बड़ा हिस्सा है. तो ये एक आपको मैं फिर वहां नहीं कर पाया शूट. अलग कारण रहा कि मैं लिचुआ बागान में वो जो इलियास मंजिल या इलियास बिल्डिंग ढूंढ रहा था, तो वहां फिर नहीं हो पाया. कुछ बहुत सारे कारण हैं. तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जब बंगाल के जहन में है अनी मित्रा जी, तो इसके बावजूद भी हमने देखा कि ममता बनर्जी जब वो मुहर्रम पे दुर्गा जुलूस रोक देती हैं कि नहीं ये नहीं होगा, फिर उस समय कुछ घंटे निश्चित कर देती हैं. अजान, मतलब वहां दुर्गा पूजा के गीतों में अचानक जो है अजान की आवाजें आने लगती हैं, ये सब चीजें दिखने लगती हैं. इसके बावजूद भी आज भी वो बंगाल की सबसे मजबूत नेता है. और मैं तो इस चुनाव के लिए भी देख रहे हैं कि इस चुनाव में उनको बीजेपी हरा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है. तो आपको क्या लगता है कि ये बना कैसे रहा? मतलब इसके बावजूद भी जब आपने इतना, बाकी देश ने तो 1947 में डिवीजन का आघात झेला ना भाई. जो डिवीजन के बाद हिंसा हुई वो तो हमने तो 1947 के बाद देखी, लेकिन यहां बंगाल में तो 1946 में दिख गई थी, फिर उसके बाद नोआखली में दिख गई थी. इसके बावजूद भी बंगाल की राजनीति में आज भी सनातन का शब्द फासिस्ट का पर्याय क्यों बन गया, ये बात समझ में नहीं आ रही. That's the problem with the भारतीय जनता पार्टी. कि कोई यहाँ के, मैंने आपको जो आपने बोला पावर की बारे में जो बोला, the way we have tried to think भारतीय जनता पार्टी in Bengal, the way the भारतीय जनता पार्टी should have led the Bengal people, they haven't been able to do that. ये क्यों नहीं हुआ? पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये उनका प्रॉब्लम्स है. लेकिन in the last 10 of last 15 years बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे हम जैसे हिंदू कार्यकर्ता रास्ते में उतरे, भारतीय जनता पार्टी आए थे, उस समय CRPF का डिप्लॉय कर दिया गया हिंदुओं को रोकने के लिए. लेकिन उस जो समय था, उस समय में भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे लीडरशिप नहीं दे सके, दैट वी कॉल द डेस्परेट लीडरशिप दैट कम्स आउट ऑफ द स्ट्रीट्स. Come what may, you shall have to attain the objective.
ऐसे डेस्परेट लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी बंगाल पे नहीं दे पाए आज तक। अगर दे सकते थे तो आई कैन से इट्स वेरी फ्रैंकली, ममता बनर्जी का पत्ता साफ बहुत पहले हो गया होता, बहुत पहले हो गया होता उस पत्ता साफ। ये बीजेपी ये नहीं दे सके। इट्स अ प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी, उसका सेंट्रल लीडरशिप का प्रॉब्लम है। That's with the party. लेकिन if you were in the position that just as with the common heritage of Bengal, even in the days of the freedom struggle, the opposition must be destructive and desperate. ऐसी पावर इंडिया बंगाल पे पावर पे आती, बंगाल में पावर पे आना। एक आखिरी सवाल, चूंकि दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि चूंकि हिंदी में वो उन शब्दों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और चूंकि वो इंग्लिश और बंगाली दोनों के बहुत निष्णात विद्वान हैं, लेकिन आप दर्शकों के लिए, चूंकि हमारा पूरा वर्ग दर्शकों का है और मैंने उनसे आग्रह किया कि वो इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करें जितना वो करें, क्योंकि देखिए एक बात मैं कहता हूं, भाषा माँ की तरह होती है और सबको माँ प्यारी होती है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए भी बातें करते हैं। तो इसीलिए वो भाषा में अनिमित्रा जी की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और लगातार आप और हम लोगों ने यहाँ अनिमित्रा जी मैं बता दूं, लोग बहुत पसंद करते हैं, बाकायदा लिखते हैं वो कि हम बहुत खुश हैं, ये भाषा भले ही हमको उससे कोई ग्रामर का मैथमेटिशियन वो नहीं बैठा है, वो चाहे वो प्रिय बंधु वाले अपने मित्र हो, सुधाशील जाए वो भी आते हैं, तो वो भी इस तरह से भाषा का इस्तेमाल होता है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि भवानीपुर है, बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है और हमने देखा शुभेंदु ने कम से कम पिछली बार ममता बनर्जी को हरा के एक उनका जो उरूज पे चढ़ा हुआ एरोगेंस थी और एक ईगो है उसको चोट पहुंचाई, लेकिन बाहर ये माना जाता है कि शुभेंदु में वो लगता है कि वो समझ सकते हैं कि यहाँ बंगाल की पॉलिटिक्स क्या है। तो आपको लगता है इस बार बीजेपी ने अपने पत्ते सही खेले हैं और क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी इस बार एक मार्क तक पहुंच सकती है, मतलब एक विक्ट्री मार्जिन तक आ सकती है? एसआईआर के बाद भले ही 90 लाख कटे हों, लेकिन आपको लगता है कि एक आ सकती है? और भवानीपुर का आपका अपना असेसमेंट क्या है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो तो बाहर से है, भाषाई हमारी मजबूरी और पेनिट्रेशन करने की भी एक लिमिट होती है बाहर के पत्रकार की, लेकिन आप यहाँ हैं आप जी। धीरेन्द्र जी, ये मैं खुल कर कह सकता हूँ कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी इन एज फार पॉलिटिकल सिनेरियो बंगाल इज कंसर्न, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह उभर रहा है, इट्स ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे दबदबा रख सकता है, जो रास्ते पे लड़ सकता है, मार सकता है, मर नहीं सकता है, मार सकता है, उसी का दबदबा रहता है यहाँ पे। तो एट दिस मोमेंट आई थिंक भारतीय जनता पार्टी हैज स्टेप्ड इनटू द शू, ये वही जूता पहन रहा है, ये एक नंबर बात। And as far as the Bhavanipur is concerned, it is going to be a very, very tough battle. Trinamool has, what shall I say, the Trinamool has invested its entire workforce on Bhavanipur. और मुझे लगता है कि भवानीपुर में के बैटल के अंदर, मैं बैटल बोल रहा हूं क्योंकि बंगाल पे इलेक्ट्रोल एक बैटल है, ये कोई साधारण इलेक्शन नहीं होता, ये सब बैटल, इलेक्ट्रोल बैटल। इस बैटल पे भारतीय जनता पार्टी बहुत कंसंट्रेट कर रहा है। अगर ममता बनर्जी हार जाए तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट न्यूज इन द लास्ट 25 years ऑफ बंगाल। ओके, तो वो एक और, लेकिन वो हो सकता है, ऐसा कोई असंभव नहीं माना जा सकता, ऐसा लगता है, क्योंकि 47,000 नाम पहले कटे, फिर 2,500 फॉर्म 7 में कटे और 14,000 एजुकेशन में थे और जीत का अंतर 58,000 था। तो मतलब देखिए धीरेन्द्र जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बंगाल के जो पॉलिटिक्स का जो राजनीति है ना, उसके जो धंधे है ना, जो स्कैम्स, वो पॉलिटिकल वोटर लिस्ट को लेकर अगर ठीक तरह से दे दिया जाए ना, तो ये देश के लिए बहुत कम, इतना ब्रेनी होता है ये सब लिस्ट के कुछ डिस्टॉर्शंस, आप समझ नहीं सकते। मैं एक बात बता देता हूँ, 2002 में मेरा पिताजी जब रहा था, वो 1963 का वोटर था कि 2002 में उनका नाम नहीं था, क्योंकि उस समय सीपीएम ने पूरा लिस्ट के साथ छेड़छाड़ किया था। 2002 में मुझे पता है एक परिवार है, घोष परिवार से नहीं, मुखर्जी परिवार, उसका 28 मेंबर्स था, लेकिन पिछले 50 सालों में उस परिवार के
6 के सिवा कोई मेंबर्स नहीं था, लेकिन 28 मेंबर्स 2002 में भी था, 28 मेंबर्स अब भी है। और ये एक सीपीएम का बॉडी है, सीपीएम का वोटर वोट बैंक है। ऐसे धंधले सीपीएम बंगाल के वोटर लिस्ट पे चलता रहता है। बीजेपी कैन विन if it's desperate and proves to be very smart with the voter list. और एक बात बता दूं, बीजेपी हैज अ नेचुरल सपोर्ट इन बंगाल। जब भी राम मंदिर आंदोलन हो या बाबरी मस्जिद का समय हो, उस समय हर समय भारतीय जनता पार्टी 11.5 या 12% के वोट हासिल कर लिया थे, लेकिन वो ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर सके। इसके अलावा फिर वो 3 और 4 पे आ गए थे। नाउ बीजेपी इज ऑन द राइज। अगर बंगाल का जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है उस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी चले, तो दिस स्टेट इज गोइंग टू बी विद द सैफरन। I can say it without doubt. धन्यवाद अनिमित्रा जी। और चूंकि ये हमारा पहला बातचीत थी, दर्शकों को भी अनिमित्रा जी की बातचीत बहुत पसंद आएगी, ये मुझे पूरा यकीन है। और मैंने तो उससे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं जिस तरह के अंदर तक उसको समझना चाह रहा था, उसमें से कई चीजें, कई डाउट्स उसमें से क्लियर किए अनिमित्रा जी ने। आप जुड़े अनिमित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग एक वीडियो जरूर साथ में कॉफी पीते हुए भी बनाएंगे, ताकि आसानी के साथ बातचीत करते हुए यहाँ बंगाल की और बातें करें, और इस दौरान आपसे संपर्क बना रहेगा। तो आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आपको नमस्कार।